हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और जिस तरह से हम पिछली वीडियो में संविधान को पढ़ रहे हैं और संविधान के बहुत महत्वपूर्ण भाग पर आ गए हैं, भाग तीन में से भी और महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें भी और सबसे महत्वपूर्ण आज अनुच्छेद हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि ये कहा जाता है ये एक अनुच्छेद ही है जो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो देशी हो या विदेशी, यहाँ रहने की पूर्ण आजादी का एहसास कराता है, पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास कराता है। क्योंकि उसमें दिया भी ये गया है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको अपने प्राणों का भी अधिकार है और अपना जो शरीर है उसकी फ्रीडम का भी अधिकार है। तमाम केस इसमें पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक जानते हैं कि आखिर ये अनुच्छेद है क्या। अभी तक आपने बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इतना ही याद करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21। लेकिन आपको इसकी पूरी लैंग्वेज याद होना चाहिए, खास तौर से जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो विधि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है कि इसकी लैंग्वेज पूरी उन्हें याद होनी चाहिए। पूरी लैंग्वेज देखते हैं इसकी क्या है। तो कहा यह गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, यानी किसी भी व्यक्ति को, यहाँ आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी व्यक्ति की बात हुई है, नागरिक की बात नहीं हुई है। यानी अगर कोई विदेशी भी व्यक्ति भारत की भूमि पर है उसके लिए भी ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द जब मैंने बताए थे आपको संविधान के स्रोत, तो वहां जाकर देखना ये वर्ड हमने जापान से लिया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित न हो। यानी किसी भी व्यक्ति को भारत में, चाहे विदेशी हो या देशी नागरिक हो, उसको उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद 21 किसे, क्या नागरिकों को पर्याप्त है या विदेशी, यानी ये दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब इसके मेन सवाल पर आते हैं। मेन सवाल शुरू से ये उठा, क्या अनुच्छेद 21 चूंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि बनाने का अधिकार किसका है, विधायिका का है। तो सवाल यह था, क्या अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण देता है, या मात्र विधायिका के विरुद्ध संरक्षण देता है, या मात्र कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण देता है। तो पहला केस इसमें आया था, बहुत लीडिंग केस था, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। ए.के. गोपालन के केस में यह कहा गया था, न्यायपालिका ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। अतः विधानमंडल कोई भी विधि पारित करके व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। यह शुरू में यह माना गया कि विधानमंडल, विधायिका कोई भी एक्ट बनाकर व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका नहीं कर सकती। फिर जो लीडिंग केस था और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट केस है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट, बहुत लीडिंग केस है। इस केस के बाद कहानी ही बदल गई थी अनुच्छेद 21 की। कैसे बदली थी उसको हम समझते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के बाद को उलट दिया और निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। यानी अब दोनों में मान लिया कि केवल कार्यपालिका के ही नहीं, विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, वह विधि उचित, ऋजु और युक्तियुक्त अर्थात नैसर्गिक न्याय के अनुरूप होनी चाहिए। यानी अब ये मान लिया विधानमंडल विधि तो पारित कर सकता है मेनका गांधी केस में, लेकिन अगर वह नेचुरल लॉ से को खत्म करती है तो ऐसी विधि को भी विधि नहीं माना जाएगा। कहा गया प्राण का अधिकार एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के सभी आवश्यकता शामिल है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है। तो इसमें यह भी कहा गया था कि
उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978, वही केस पढ़ रहे हैं हम, के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया और उसके क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया। मेनका गांधी के बाद अनुच्छेद 21 का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत हो गया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में मात्र शारीरिक स्वतंत्रता न होकर आत्मा की स्वतंत्रता भी है। यही कहा गया था कि व्यक्ति का जीवन मेनका गांधी केस में कोई पशुवत जीवन नहीं है, मानव को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है किस केस में कहा गया था कि मानव को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो वो था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। कोई भी अधिकार अत्यांतिक नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 पर भी निर्बंधन लगाया जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया है और इस अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। फिर क्वेश्चन ये आता है आखिर ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? तो देखो इसमें कहा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अभिप्राय है विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, किंतु विधि कैसी होगी ये निम्नलिखित प्रकार की होगी। हालांकि हमने जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वहां ये शुरू में ही क्लियर कर दिया गया। उसको मैं बताता हूं। अमेरिकन संविधान के 5वें व 14वें संशोधन के अधीन इसी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। अमेरिकन संविधान का 5वां संशोधन यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अमेरिकी संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की अपेक्षा अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया है। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया अमेरिका में, किंतु भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। किंतु मेनका गांधी के निर्णय के उपरांत अब अमेरिका और भारतीय संविधान की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। तो ये एक बेसिक था अनुच्छेद 21 का। अब चूंकि अनुच्छेद 21 का विस्तार हो ही रहा है और होता ही रहेगा, तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि अनुच्छेद 21 में बताए गए हैं, उन्हें एक एक करके हम समझते हैं। जैसे किस केस में क्या कहा गया, तो उसमें बताया गया है जैसे ओल्गा तेलिस बनाम बंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट केस। आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। ओल्गा तेलिस बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि जीविकोपार्जन का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना जीविकोपार्जन के जीविका के जीवित नहीं रह सकता। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि चिकित्सा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। फिर एम हॉस्कॉर्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता राज्य का कर्तव्य है, ना कि राज्य का दान। फिर है हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1989। मैं ये केस पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वीडियो देख लीजिए, याद रहेगा। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शीघ्र परीक्षण का अधिकार भी मूल अधिकार में शामिल है। तो ऐसे पूछ लेते हैं शीघ्र परीक्षण का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है, किस केस में कहा गया था? तो हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य। अगला है अब्दुल रहमान अंतुले बनाम RS नायक के बाद में निर्धारित किया गया है शीघ्र परीक्षण में अन्वेषण, जांच, परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण भी शामिल है। फिर है सतबंध सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि विदेश भ्रमण का अधिकार भी मूल अधिकार है। मेनका गांधी का केस आपको बता दिया था, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो ये इसमें अधिकार थे। और अभी जो लीडिंग केस आए हैं उनको हम समझ लेते हैं। कुछ और केस थे कि एक ये भी इसमें एक आया था, क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिगत व्यक्ति को मरने और जीने का भी अधिकार है? तो इससे संबंधित भी दो केस थे।
एक केस था, ये श्रीपति दुब्बल, महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुब्बल एवं पी रतिराम बनाम भारत संघ के बाद में निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये उससे पहले केस थे 1996 या यार 1996 सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये निर्धारित कर दिया गया कि मरने का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। फिर एक चीज और आती है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, क्या ये भी अनुच्छेद 21 में शामिल है? तो केस आया था, दो केस थे, गोविंद सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट, खड़क सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एकांतता यानी राइट टू प्राइवेसी भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आती है, एकांतता का अधिकार। और महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह भी कहा गया कि चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार शामिल है। और दो केस थे, मिस्टर एक्स बनाम जेड हॉस्पिटल, इस बाद में भी एक्स ने जेड हॉस्पिटल में अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया जिसमें एक्स एड्स का रोगी पाया गया। हॉस्पिटल जेड ने सूचना को सार्वजनिक कर दिया जिसमें एक्स की सगाई टूट गई, लेकिन टूट गई और लोगों की दृष्टि में उसकी इज्जत कम हो गई, किंतु न्यायालय ने निर्धारित किया कि एकांतता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और नैतिकता एवं स्वास्थ्य के आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। यानी राइट टू प्राइवेसी तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो दो बताया कि एक नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। फिर एक केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने निर्धारित किया कि फोन टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है जब तक सार्वजनिक लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो। फिर आया पुट्टू स्वामी व अन्य बनाम भारत संघ AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्धारित किया गया कि सब्सिडी सेवाओं को छोड़कर अन्य जगह पर आधार कार्ड मांगा जाना एकांतता के अधिकार का वायलेशन है यानी उल्लंघन है। फिर केस था नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि व्यस्त पुरुषों को भी एकांतता का अधिकार है और धारा 377 असंवैधानिक है। तो ये इस तरह से कुछ लीडिंग केस थे और केस भी आप इसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आपको ऐसा लगा है जो समझ में नहीं आ रहे हैं या और कोई चीज जो अनुच्छेद 21 से समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये अनुच्छेद 21 आपके दैनिक जीवन में भी काम आता है। धन्यवाद।